आज हम बात करेंगे विसरण तथा परासरण की, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है विसरण यानी डिफ्यूजन। पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करते हैं जब तक कि सभी जगह सांद्रता समान न हो जाए। जैसे जल में स्याही की बूंद डालने पर समांगी विलयन बनना। देखिए, हम एक बहुत ही साधारण और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें द्रव में यदि स्याही की 2 से 3 बूंद डाल दी जाएं तो हम देखते हैं कि द्रव का सारा पानी धीरे धीरे स्याही के रंग में रंग जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इंक जो कि स्वयं में एक सांद्र विलयन है, धीरे धीरे वो बाल्टी का पानी जो कि एक तनु विलयन था उसमें घुलना प्रारंभ हो जाता है और समान रूप से उसमें वितरित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। विसरण के अन्य उदाहरण में आप घर में प्रयोग होने वाली गैस को भी ले सकते हैं। जो गैस 14 लीटर के सिलेंडर में होती है, यदि वह लीक हो जाए तो वह पूरे कमरे के आयतन को घेर लेती है और उस पूरे कमरे के आयतन में वह समान रूप से वितरित हो जाती है। अतः गैस का पूरे कमरे में इस प्रकार फैल जाना विसरण का ही एक उदाहरण है। चलिए बात करते हैं परासरण की। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया बिल्कुल विसरण के विपरीत है। वहाँ पर जो सांद्र विलयन था वो तनु विलयन की ओर गति करता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका तनु विलयन है वो सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन में से भी केवल विलायक के जो कण हैं, केवल वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उस सांद्र विलयन में प्रविष्ट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ केवल विलायक के कणों का ही गमन होता है, जबकि विसरण में पूरा विलयन है उसका गमन होता है। तो परासरण की जो प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, उसमें एक विशेष प्रकार की झिल्ली का भी प्रयोग होता है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध माने आधा काम करती है। यानी यदि आप विलयन की बात करें तो उसमें विलेय और विलायक 2 चीज़ें होती हैं। यह झिल्ली केवल विलायक के कण को ही स्वयं से पार जाने देती है, विलेय के कणों को निकलने नहीं देती है, इसीलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह झिल्ली भी 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली तथा कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली प्रकृति में पाई जाती हैं। ये जंतु और पौधों में बड़ी ही बहुतायत में मिलती हैं। पौधों में जैसे किशमिश की झिल्ली, अब जो किशमिश है, मुनक्का की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, ये सभी क्या हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। जंतुओं में भी ये झिल्ली पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है, हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है, रक्त की कोशिकाओं में भी इस प्रकार की झिल्ली का ही प्रयोग होता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। हम अपनी यदि स्किन की भी यदि बात करें तो हम देखते हैं केवल जल के अणु हमारे शरीर के अंदर से बाहर आ पाते हैं और जो रक्त है जो वह अंदर से बाहर नहीं आ पाता, जबकि द्रव हमारी त्वचा के रंध्रों से होकर पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली एक महत्वपूर्ण झिल्ली है। दूसरी अर्धपारगम्य झिल्ली है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए उसे कृत्रिम विधि कहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड की झिल्ली है, तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत मात्रा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है आपकी, वो केवल विलायक के जो कण होते हैं उन्हें ही स्वयं से प्रवेश करने देती है। सपोज कीजिए यहाँ कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है और यहाँ जो विलयन है उसमें ये जल के कण हैं और कुछ चीनी के कण हैं। तो यहाँ से जो निकलने वाले कण होंगे वो केवल जल के कण होंगे, चीनी के कण यहाँ से टकराकर वापस लौट आएंगे, वो उस झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। विसरण तथा परासरण में अंतर। देखिए, विसरण और परासरण में अभी अंतर पूर्ण रूप से लगभग स्पष्ट हो ही चुका है। जो परासरण है वो विसरण के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट भी से पढ़ लेते हैं। विसरण में
अर्धपारगम में झिल्ली नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम में झिल्ली होती है। विसरण, इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ यदि आप देखें कि इसमें विलेय और विलायक दोनों के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जबकि परासरण में केवल विलायक के अणु ही अर्धपारगम में झिल्ली से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था अर्धपारगम में झिल्ली, जिसको मैं विस्तृत रूप से इससे पहले वाले उसमें ही अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की। वानठाफ ने निम्न समीकरण दिया। परासरण दाब के लिए वानठाफ की समीकरण। उससे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखिए यदि आपके पास 2 विलयन हैं, एक शुद्ध जल है और एक तरफ एक विलयन है, और इन दोनों को एक अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा यदि पृथक कर दिया जाए तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो विलायक के कण हैं उस अर्धपारगम में झिल्ली से धीरे धीरे जो ये विलायक के कण हैं उस अर्धपारगम में झिल्ली से, सपोज कीजिए यहाँ पर वो अर्धपारगम में झिल्ली लगी हुई है और यहाँ आपका विलयन है, इसमें विलेय और विलायक दोनों के कण हैं, और यहाँ केवल आपका विलायक है। ठीक है, यहाँ आपका विलायक है और यहाँ आपका विलयन है, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है ये। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा ये विलायक के जो कण हैं वो इस झिल्ली से होते हुए विलयन में प्रवेश करेंगे। तो विलयन का ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन यदि हम इस परासरण की क्रिया के कारण ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, यदि इस पिस्टन पर ऐसा दाब लगाएं कि ये पिस्टन ऊपर ना उठ पाए तो बाह्य रूप से हमने जितना भी ये बल लगाया है यह परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि विलायक और विलयन को अर्धपारगम में झिल्ली से यदि पृथक कर दिया जाए तो विलयन पर लगाया गया वह बाह्य बल जो विलायक के कणों को विलयन में आने से रोक दे, अर्थात परासरण की क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। तो इस परासरण दाब को समझाने के लिए वानठाफ ने एक समीकरण दी जिसे हम वानठाफ समीकरण कहते हैं, जिसका सूत्र था, जैसे मतलब ये तनु विलयन जो होते हैं, वानठाफ ने कहा था कि जो तनु विलयन हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे गैसें व्यवहार करती हैं। तो जो गैस समीकरण वहाँ काम कर रही थी वो तनु विलयन के लिए भी काम करेगी। तो यहाँ पर जो समीकरण आई पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ भी एक समीकरण निकल कर आई जिसे वानठाफ समीकरण कहते हैं, जहाँ पर ये जो पाई है ये परासरण दाब है, वी जो है ये विलयन का आयतन लीटर में है, एन जो है ये विलेय के मोल हैं, जहाँ आर जो है ये गैस स्थिरांक ना होकर ये विलयन स्थिरांक है, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई वी इक्वल टू एन एस टी भी लिखते हैं इसको आर की जगह। ठीक है, अब ये जो एन आया है, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, एस यानी आर। ठीक है, ये हमारा जो ये फॉर्मूला है, यदि आप देखें इसमें ये जो एन आ रहा है यहाँ पर, इस एन की जगह एन क्या है ये एक चीज़ होती है सांद्रता, और सांद्रता क्या होती है, एन अपॉन वी। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला था पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, यदि इसी में हम पाई इज इक्वल टू निकाल लें तो एन अपॉन क्या आ जाएगा, वी एस टी। और आपको पता है एन अपॉन वी क्या होता है, सांद्रता। एन अपॉन वी क्या होता है, सांद्रता। अब इस वैल्यू को यदि हम यहाँ रख दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, पाई इज इक्वल टू सी एस टी या सी आर टी। यदि विलेय के मोल हैं हमारे पास एन, एन क्या होता है, मोल, मोल क्या होता है, पदार्थ का भार ग्राम में बटे उसका आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ सपोज कीजिए विलेय को W2 माना जाता है और विलायक को क्या माना जाता है, W1 माना जाता है। तो N इक्वल टू क्या होगा, W2 अपॉन M2। अतः समीकरण आ गई हमारे पास पाई वी इक्वल टू RT W2 अपॉन
M2। ये जो फॉर्मूला है बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी पाई वी इक्वल टू RT/W2/M2। यहाँ से आप पराशरण दाब निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी यूपी बोर्ड में आते हैं। अब यहाँ एक नोट दिया गया है कि दो समान सांद्रता वाले विलयनों का पराशरण दाब समान होता है। यदि दो विलयन है आपके पास और उनकी सांद्रताएं समान हैं, दो समान सांद्रताओं वाले विलयनों का जो पराशरण दाब होता है वो समान होता है और इन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। देखिए, दो विलयन है आपके पास, उनकी सांद्रताएं यदि समान होंगी तो समपरासारी विलयन कहलाएंगे और समपरासारी विलयनों पर हम आगे सवाल भी सॉल्व करेंगे। नोट: दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका पराशरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। यदि दो विलयन हैं अलग अलग सांद्रता वाले हैं तो जिसकी सांद्रता अधिक है वो अतिपरासारी विलयन और जिसकी सांद्रता कम है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार इन विलयनों के भी प्रकार हो गए। अब एक सवाल लेते हैं हम कि जो सुक्रोज C12H22O11 का 5% विलयन एक अन्य यौगिक के 1% विलयन का समपरासारी है, तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब ये सीधा सवाल समपरासारी विलयन से आ गया है। देखिए, समपरासारी विलयन वे होते हैं जिनकी सांद्रताएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सांद्रता इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इज इक्वल टू C2। सांद्रता इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इज इक्वल टू C2। तो C1 से मतलब नंबर ऑफ मोल से भी है, ठीक है। समपरासारी जो विलयन होते हैं, जिन विलयनों की आप बात कर रहे हैं, उसमें N1 इज इक्वल टू N2 भी आ जाता है। जब C1 और C2 बराबर होंगे तो एक निश्चित आयतन के लिए N1 इज इक्वल टू N2 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सुक्रोज C12H22O11 का 5% विलयन है, ठीक है। एक अन्य यौगिक का 1% विलयन के ये समपरासारी है। यदि आप इसमें बात करें 5%, यानी कि विलय का भार कितना है भाई, N1 क्या होगा, W1/M1, ठीक है। तो हम यदि W1 निकालें अपना, तो यहाँ कितने प्रतिशत है, 5 है, तो ये कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया, ठीक है। और यदि W2 निकालें आप तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, ठीक है। अब मोलर सांद्रता सुक्रोज की आप निकाल सकते हैं, 342 है और M2 आपको निकालना है। तो अब आसानी से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। M2 आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आसानी से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो समपरासारी विलयन में आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें सांद्रताएं बराबर होती है, C1 बराबर C2 होता है। और यदि सांद्रता की वैल्यू आप रख दें तो समान आयतन के लिए, यदि आयतन समान हो तो उनमें मॉलों की संख्याएं भी समान होती हैं, जैसा कि यहाँ N1 इज इक्वल टू N2 बताया गया था। और मोल अभी हमें बताया था W1/M1 और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2/M2। तो वहाँ से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 4% W/V यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के समपरासारी है। यौगिक का अणुभार ज्ञात करो। 4% विलयन यानी W इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यों जी, 4 ग्राम। 4% विलयन है आपके पास, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 ग्राम। W/V दे रखा है इन्होंने, यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक, इसके समपरासारी है। यौगिक का अणुभार वो ज्ञात करवा रहे हैं। यदि आप पाई1 इक्वल टू RT/W2/VM2 में वैल्यू पुट करें, क्योंकि पहला विलयन किसका है हमारा, यूरिया का है, तो 4 × RT और ये 4 तो W2 तो हमारे पास ये 4 आ ही गया है। यदि यहाँ बात करें, ये W2 तो हमारे पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। RT/ इसका जो अणुभार है ये कितना है, यूरिया का 60 आता है, ठीक है। और आयतन कितना है इसका, आपने प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100/1000। 100/1000 इसका मतलब 0.1। प्रतिशत में दे रखा है 100, यानी विलयन का आयतन कितना, 100 ml, और हमको काय में निकालना है, लीटर में। यदि यहाँ रखना है तो कितना आ गया, आयतन कितना आ गया, 0.1। दूसरा विलयन है हमारे पास 12% कार्बनिक यौगिक A के विलयन के लिए। W कितना आ गया, 12 ग्राम, और 100 ग्राम विलयन में, विलयन की मात्रा कितनी आ गई, 100।
100 ml, WIV है ना, ये V तो ml में आएगा, 100 ml आ गया। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो W2 कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई RT, M2 V कितना आ गया 0.1। अब ये दोनों विलियन समपरासारी हैं, यानी पाई 1 और पाई 2 दोनों इक्वल हैं, यानी कि हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 1 आई है और ये जो समीकरण नंबर 2 आई है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बराबर हैं। तो यदि हम यहाँ देखें तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। और इसमें यदि आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से आप M2 की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हाजिर होंगे किसी नए लेक्चर के साथ। और इसके आगे के जो इसमें पॉइंट थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस में, तो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा 30% जो आपका सिलेबस घटाया गया है उसको ज़रूर देख लें आप, अन्यथा आप ज़्यादा पढ़ लेंगे और दिक्कतें हो जाएंगी। धन्यवाद।